हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियोस में हम लोग बीएस सेकेंड ईयर की हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर को लेकर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को लेकर एक बार पुनः पेश हुए हैं। दोस्तों हमारी क्लासें लगातार कंटिन्यूज पेश होती रही है और आज की उसी कंटिन्यूज क्लासों के रूप में 6वीं क्लास पेश हो रही है। दोस्तों जितनी भी पिछली क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है उसका लिंक यानी कि पूरी डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट बन चुकी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए हम आज की इस वीडियोस को यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया था कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति, यानी कि दोस्तों हमारा ये क्वेश्चंस थोड़ा अधूरा रह गया था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने राजस्व सुधार यानी कि अपने राज्य में जो राजस्व सुधार किए थे, कृषि क्षेत्र में कहो या फिर भूमि अनुदान के लिए भूमि अनुदान में दी जाती थी उसको लेकर कहो या फिर राजस्व कर्मचारियों को लेकर जो निगरानी के कार्य किए जाते थे अपने राज्य में, तो उनमें से हमने राजस्व सुधारों को देखा था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति को देखना बाकी था। आखिर ये बाजार नियंत्रण नीति थी क्या, इसको लेकर आज की इस वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। ये दोस्तों हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति को। दोस्तों अंत तक बने रहना, वीडियोस को लाइक जरूर कर देवे ताकि क्या है कि मैं इसी प्रकार आपके लिए एक और वीडियो बना सकूं। तो चलिएगा हम देखते हैं बाजार नियंत्रण नीति को। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि सैनिक आवश्यकता की पूर्ति। दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी का काल था, अलाउद्दीन खिलजी के समय सैनिक आवश्यकता की दोस्तों पूर्ति करने के लिए सैनिकों को अलाउद्दीन के पास में अधिक से अधिक रखना पड़ता था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना अगर बड़ी होगी तो अलाउद्दीन खिलजी की ताकत भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी किसी भी सैनिक से किसी भी राजा से लड़ने के लिए अगर सैनिकों की संख्या अधिक है तो दोस्तों राजा के लिए लड़ने में आसानी होती है। तो दोस्तों इसी के लिए अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना में कम धनराशि बांटता था। यानी कि अगर किसी एक सैनिक को रखता था तो उसके लिए बिल्कुल कम से कम वेतन देता था और उसको बाकी जो उसके दैनिक जीवन में आवश्यकता होती है उसको फ्री में देता था और साथ ही साथ में उसको वेतन भी कम देता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना कम वेतन के अंदर बहुत बड़ी सेना, विशाल सेना खड़ी हो जाती थी। यानी कि खर्चा कम आता था क्योंकि सैनिकों की आवश्यकता की जो दैनिक आवश्यकता की पूर्ति है वो आसानी से हो जाती थी। चलिए तो हम इसको पढ़ते हैं। देखिए सैनिक आवश्यकता की पूर्ति फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पॉइंटों को ध्यान रखना आप। सैनिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार तो ये इस योजना का उद्देश्य यानी कि बाजार नियंत्रण योजना बनाई थी। चलिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना का गठन किया। उसे अपनी सेना, राज्य कर्मचारियों आदि पर विपुल धन खर्च करना पड़ता था। उसने सैनिकों का वेतन इतना कम निर्धारित किया कि कम खर्च में ही वह एक विशाल सेना रख सके। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों के लिए वेतन बिल्कुल कम देता था, इसलिए अधिक सैनिक रखेगा तो उसके खर्चा भी बिल्कुल कम आएगा। क्योंकि एक सैनिक को अगर कम वेतन देना पड़ रहा है तो बहुत सारे सैनिक होंगे तो कम 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 यानी कि सबको कम देना है और कम देने से उसके खर्चा भी कम आएगा। तो दोस्तों इसीलिए इसने बाजार नियंत्रण योजना बनाई, इसका उद्देश्य यही था। देखिए आगे बढ़ते हैं। परंतु अपने सैनिकों को संतुष्ट रखने के लिए, दोस्तों सैनिकों को अगर किसी सैनिक को कम वेतन मिल रहा है तो वो संतुष्ट तो नहीं रह सकता, इसलिए उस सैनिक को संतुष्ट रखने के लिए यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा हुआ है, संतुष्ट रखने के लिए उसने दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने का निश्चय किया। यानी कि अगर कोई अलाउद्दीन खिलजी की सेना में भर्ती है, कौन सैनिक, तो दोस्तों उस सैनिक की जो दैनिक आवश्यकता की पूर्ति है, जो भी उसकी खाने की व्यवस्था है, कपड़ों की व्यवस्था है, दैनिक आवश्यकता की पूर्ति है, वो बिल्कुल कम राशि के अंदर उसको मिल जाती थी। इसलिए वो क्या हो जाता था, संतुष्ट हो जाता था, कम सैलरी में भी वो संतुष्ट हो जाता था। देखिए निर्धारित यानी कि उसकी जो वस्तुओं का मूल्य है वो निर्धारित निश्चित कर दिया गया था ना। इसके बाद में इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाजार नियंत्रण की योजना लागू। पहला तो उद्देश्य था उसकी सेना को इकट्ठा करना, सेना के लिए यानी कि सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही उसने बाजार नियंत्रण नीति को अपनाया। पहला पॉइंट हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद में बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर, जनसाधारण की भलाई करना। दोस्तों जनसाधारण यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की जो जनता है वो बिल्कुल अगर गरीब जनता है तो वो एक सामान्य जनसाधारण जनसंख्या के अंदर आ जाएगा। तो जनसाधारण की भलाई के रूप में भी इसका दोस्तों फायदा मिलता है। देखिए खैरुल
मजलिस के लेखक शेख नासिरुद्दीन ने यह मत प्रकट किया। यहाँ पर देखिए शेख नासिरुद्दीन ने एक मत प्रकट किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की योजना जनसाधारण के लाभ के लिए बनाई थी। दोस्तों यहाँ पर एक पुस्तक आती है शेख नासिरुद्दीन, ये एक लेखक है शेख नासिरुद्दीन। इस शेख नासिरुद्दीन ने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण योजना बनाई वो क्यों बनाई थी। इसने ये कारण बनाया कि जनसाधारण की भलाई के लिए बनाया, लाभ के लिए बनाया, परंतु इस कथन की पुष्टि किसी भी अन्य समकालीन इतिहासकार में नहीं की गई है। ये तो बताता है शेख नासिरुद्दीन, लेकिन बाकी कोई नहीं बताता। आगे दोस्तों खाद्यान्न बाजार की व्यवस्था। दोस्तों खाद्यान्न बाजार की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी का जो काल था उसमें खाद्यान्न जैसे कि बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, तो खाद्यान्न बाजार की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी इसको हम देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्नों के मूल्य निश्चित कर दिए और उनका मूल्य बहुत कम रखा। यानी कि दोस्तों जो भी खाद्यान्न वस्तुएं उनका मूल्य है वो बहुत कम रखा। खाद्यान्नों के मूल्य निम्न है। देखिए गेहूं की बात करें तो 7.5 जीतल प्रति मन मिलता था। इसके बाद में जौ 4 जीतल प्रति मन मिलता था। इसके बाद में चना 5 जीतल प्रति मन मिलता था। इसके बाद में चावल 5 जीतल प्रति मन। दोस्तों ये आप ध्यान रखना है ना। गेहूं हो गया तो 7.5 जीतल प्रति, गेहूं के लिए कितना है 7.5 जीतल प्रति मन, जौ के लिए 4 जीतल प्रति मन। ये दोस्तों ध्यान रखना क्वांटिटी। इसके बाद में चने के लिए 5 जीतल प्रति मन और चावल के लिए भी 5 जीतल प्रति मन मिलता है। यानी कि यार दोस्तों एवरेज आंकड़ा देखें तो 4 5 5 7.5 तो केवल गेहूं के लिए ये जीतल प्रति मन। इसके बाद में आती है दोस्तों चावल हो गया। घुमक्कड़ व्यापारियों, दोस्तों सेकंड पॉइंट है कि घुमक्कड़ व्यापारी, जो भी घुमक्कड़ व्यापारी थे उनको आदेश दिया गया। किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिया कि वे दिल्ली के बाहर के स्थानों से बाजार में नियमित रूप से अनाज लाकर निश्चित मूल्यों पर बेचे। यानी कि दोस्तों जो घुमक्कड़ व्यापारी थे, यानी कि किसी अन्य राज्य से वस्तुओं को खरीद कर अपने राज्य में बेचते थे, तो उनको अलाउद्दीन खिलजी ने यह आदेश दिया कि आप दूसरे राज्यों में से धन को या फिर किसी वस्तुओं को खरीद कर अपने राज्य में बिल्कुल कम पैसों में, बिल्कुल कम वेतन में बेचो, है ना। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने घुमक्कड़ व्यापारियों को आदेश दिया कि दिल्ली के बाहर के स्थानों से बाजार में नियमित रूप से अनाज लाकर निश्चित मूल्यों में बेचे, है ना, बिल्कुल कम निश्चित मूल्य उसमें लगा दिए। इस प्रकार से आदेश दिया घुमक्कड़ व्यापारियों को। इसके बाद में आते हैं सुल्तान ने दोआब तथा राजधानी के निकट के अन्य प्रदेशों को समस्त राजस्व अधिकारियों को यह आदेश दिया कि वे किसानों से अधिक अनाज वसूल करने का प्रयास करेंगे। वे उससे अनाज का 50% भूमि कर वसूल कर सकेंगे तथा किसानों को अनाज जमा नहीं करने देंगे। दोस्तों यहाँ पर एक किसानों के लिए भी समस्या खड़ी कर दी अलाउद्दीन ने कि सुल्तान यानी कि अलाउद्दीन ने दोआब तथा राजधानी के निकट के अन्य प्रदेशों को समस्त राजस्व अधिकारियों को यह आदेश दिया। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के जो आसपास में यानी कि जो राजधानी थी उसके निकट जितने भी किसान रहते थे उसमें जो राजस्व अधिकारी थे उसको अलाउद्दीन ने आदेश दिया कि किसानों से अधिक अनाज वसूल किया जाए और वे उनसे अनाज का 50% भूमि कर वसूल कर सकेंगे। यानी कि जो भी अनाज होता है किसान के खेत में उनमें से 50% भाग भूमि कर के रूप में किसान को देना ही पड़ेगा। यानी कि उसका आधा तो उसको देना ही पड़ेगा, आधा वो किसान पास में रख सकता है। किसानों को अनाज जमा नहीं, यानी कि किसान घर में अनाज जमा नहीं कर सकता, इस थोड़े दिनों के लिए अनाज को स्टोर नहीं कर सकता। इस प्रकार के भी यहाँ पर नियम बनाए। सुल्तान ने प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए सरकारी अन्नागार स्थापित किए, है ना। बिल्कुल प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप आ गया या फिर ज्यादा दिनों तक बरसात अतिवृष्टि हो गई, है ना। यदि किसी कारणवश फसल नष्ट हो जाती थी तथा बाजार में अनाज की कमी होने लगती थी तो सरकार अन्नागारों से अनाज दिया जाता था। यानी कि सरकारी अन्नागारों से जब भी अकाल पड़ जाता था, अनाज की कमी पड़ जाती थी, तब जो सरकारी यानी कि जो राजा का राजकोष है, जो राजा का अन्न का भंडारण है, वहां से सरकारी अन्नागारों से अनाज दिया जाता था, जिससे जनता की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती थी। अगला पॉइंट है सुल्तान ने मुनाफाखोरों तथा चोर बाजारी का निषेध कर दिया। मुनाफाखोर
खोरी करने वालों को कठोर दंड देने की व्यवस्था की गई। दोस्तों जो भी मुनाफाखोरी, यानी कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 1 किलो अनाज मांगता है और उनको 1 किलो नहीं दिया जाता था, यानी कि बिल्कुल कम दिया जाता था, यानी कि 1 किलो से अगर 200-300 ग्राम अनाज कम दिया जाता है तो उसे मुनाफाखोरी यानी कि बिल्कुल कम सामान बेचा करते थे। तो दोस्तों उससे पैसे तो ज़्यादा लेते थे, लेकिन उसके बदले में जो क्वांटिटी थी वो बिल्कुल कम, उसका वेट बिल्कुल कम देते थे। यानी कि ऐसे जो मुनाफाखोरी और चोर बाजारी जो व्यापारी है उनको बिल्कुल कठोर से कठोर दंड देने की व्यवस्था की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये दोस्तों हम पढ़ रहे हैं बाजार नियंत्रण नीति को पढ़ रहे हैं ना, ध्यान रखना। इसके बाद में सुल्तान ने राशन प्रणाली की भी व्यवस्था की ताकि वर्षा न होने तथा अकाल उत्पन्न होने से विषम परिस्थितियों का सामना किया जा सके। अकाल के समय प्रत्येक घर को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था। दोस्तों यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के समय राशन प्रणाली की व्यवस्था भी बिल्कुल की गई है ना। और वर्षा, जब अकाल पड़ जाता था, वर्षा नहीं होती थी, तो ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिए भी अकाल के समय प्रत्येक घर को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता। जब भी अकाल पड़ जाता था तो हर घर में बिल्कुल धान दिया जाता था। इसके बाद में आता है दोस्तों 7वां पॉइंट, खाद्यान्न बाजार की व्यवस्था की। खाद्यान्न बाजार की व्यवस्था को सफल बनाने के लिए सुल्तान ने अनेक कर्मचारी नियुक्त किए थे। सोहना इस बाजार का अधीक्षक होता था। दोस्तों जो खाद्यान्न बाजार होती थी, बहुत बड़ी खाद्यान्न जहां पर खाने पीने की वस्तुएं मिलती है ना, खाने की, जैसे कि बाजरा हो गए, जौ हो गए, इसी प्रकार गेहूं हो गए, तो वो खाद्यान्न बाजार है, उसका जो अधीक्षक होता था वो सोहना कहलाता था। क्या कहलाता था? सोहना कहलाता था। और काला बाजारी, मुनाफाखोरी, जमाखोरी आदि को रोकना उसका प्रमुख कर्तव्य। दोस्तों जो सोहना यानी कि बाजार का अधीक्षक होता था, उनका पहला कार्य हो जाता था कि काला बाजारी, मुनाफाखोरी, जमाखोरी आदि को रोकना, उसे रोकना। जो भी ऐसी लूटपाट करता है बाजार में, जो लोगों के साथ में धोखाधड़ी करता है, उसको दंड दिलवाना, यानी कि उसको बाजार से निकालना। इस प्रकार का ध्यान कौन रखता था? सोहना रखता था। इसके बाद में आता है बरीद सुल्तान तक बाजार संबंधित सूचनाएं पहुंचाता था। दोस्तों जो बरीद हुआ करता था वो बरीद बाजार में रहता था, और बाजार में जितनी भी घटना घटती थी, यानी कि आज इतने सारे काला बाजारी लोगों को हमने पकड़ा, जमाखोरी लोगों को हमने पकड़ा, इस प्रकार की जानकारी बाजार में से जो मिलती थी वो बरीद है, वो सुल्तान यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को बताता था, सूचनाएं पहुंचाता था। इसके बाद में मुनहिमान गुप्तचर होते थे। दोस्तों मुनहिमान होते थे, वो गुप्तचर होते थे जो अपनी रिपोर्ट सीधे सुल्तान के पास भेजा करते थे। सुल्तान सोहना बरीदो मुनहिमानों के माध्यम से बाजार की सूचनाएं प्राप्त करता था। ठीक है ना। सुल्तान है वो अनेक, जैसे कि मुख्य तो यहाँ पर हो जाएगा गुप्तचर भी ये बताते थे कि वास्तव में कौन कौन धोखाधड़ी लोगों के साथ में करते हैं। इसके अतिरिक्त सुल्तान छोटे छोटे बालकों को बाजार से वस्तु खरीदने के लिए भेजा करता था। दोस्तों यहाँ पर एक सुल्तान बहुत बड़ी चालाकी करता है व्यापारियों के साथ में। देखिए सुल्तान है वो क्या करता था, छोटे छोटे बच्चों को बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए भेजता था तथा अधिक दाम वसूल करने वाले या फिर कम मात्रा में तोलने वाले दुकानदारों को कठोर दंड दिया जाता था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी व्यापारियों को पकड़ने के लिए या फिर दुकानदारों को पकड़ने के लिए क्या करता था कि बाजार में छोटे छोटे बच्चों को भेजता था अनाज लेने के लिए। और अनाज लेने के लिए जब बच्चों को भेजा जाता था तो बच्चे गिनकर उसको बिल्कुल कम अनाज तोल कर दे दिया जाता था। यानी कि वो बच्चा जब अनाज लेकर राजा के पास में, अलाउद्दीन के पास में जाता था तो अलाउद्दीन तब उसको तोलता था, बिल्कुल कम मिलता था सामान, तब उस व्यापारी को पकड़ लिया जाता था कि तुमने इस बालक को बिल्कुल कम मात्रा में क्या दिया, धान दिया। तो इसी प्रकार से अलाउद्दीन उसको पकड़ने का कार्य करता था और दंड भी देता था। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का आदेश था कि जो दुकानदार जितनी मात्रा में कम वस्तुएं तोलेगा उतनी मात्रा में उसके शरीर का मांस काट लिया जाएगा। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने यह भी नियम बनाया था कि जो दुकानदार किसी भी अन्य व्यक्ति के सामने, सामान्य व्यक्ति के सामने धोखाधड़ी करता है, यानी कि जितनी मात्रा में कम धान को तोलता है, कम वस्तुओं को तोल कर देता है, तो उतना ही उसके शरीर का मांस काट लिया जाएगा। इस प्रकार के नियम भी बनाए दिए गए थे। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि सराय अदल यानी कि दोस्तों
अलाउद्दीन खिलजी ने वस्त्रों का बाजार भी स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्त्रों का बाजार भी स्थापित किया। यह बाजार सराय अदल नामक भवन में स्थित था। इस संबंध में निम्नलिखित नियम बताएं। ये दोस्तों सराय अदल है वो कपड़ों का बाजार हुआ करता था, अलाउद्दीन ने बनाया था। इसके बाद में हम दोस्तों इसमें सराय अदल है इसमें क्या क्या हुआ था उसको पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। सुल्तान ने आदेश दिया कि व्यापारियों द्वारा लाया गया समस्त सामान सीधा सराय अदल पहुंचाया। जो भी सामान व्यापारियों ने लाया है वो सीधे का सीधा सामान है वो सराय अदल पहुंचाया जाए, ये पहला आदेश हुआ करता था। सेकंड था कि सुल्तान ने कपड़ों के मूल्य निर्धारित कर दिए। सुल्तान के द्वारा कपड़ों के मूल्य निर्धारित कर दिए गए। दिल्ली खल्ज रेशम का मूल्य 16 टका। दिल्ली खल्ज रेशम का जो मूल्य, दिल्ली से आई हुई रेशम के कपड़े का मूल्य कितना, 16 टका। इसके बाद में कच्चे रेशम का मूल्य 6 टका और सिलहटी साधारण कपड़े का मूल्य 4 टका और चादर का मूल्य 10 जीतल हुआ करता था। दोस्तों इस मूल्यों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक बार मैं पुनः आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि कि आपको सुना हुआ ज़्यादा याद रहता है, और अगर इसको सुनकर लिख दिया जाए तो दोस्तों आपको जरूर, जैसे कि दिल्ली से जो रेशम का कपड़ा आता था उसका 16 टका मूल्य था। इसके बाद में कच्चे रेशम का मूल्य 6 टका था और सिलहटी साधारण कपड़े का मूल्य 4 टका, और साथ ही साथ में दोस्तों जो भी चादर हुआ करती थी उसका मूल्य 10 जीतल हुआ करता था। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट। इसमें क्या दे रखा है, सुल्तान ने आदेश दिया कि प्रत्येक व्यापारी चाहे वह हिंदू हो या फिर मुसलमान सुल्तान ने आदेश दिया कि प्रत्येक व्यापारी चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान दीवान ए रियासत यानी कि वाणिज्य मंत्रालय में अपने नाम लिखवाए। यानी कि हिंदू या फिर मुसलमान हो वो व्यापारी दीवान ए रियासत में नाम लिखवाए, यानी कि जो वाणिज्य मंत्रालय है उसके अंदर उसको नाम लिखवाना ही पड़ता था। ये दोस्तों नियम था। इसके बाद में सुल्तान के आदेशानुसार मुल्तानी व्यापारियों को शाही कोष से 20 लाख टके की धनराशि दी गई। सुल्तान के आदेशानुसार मुल्तानी व्यापारी, जितने भी मुल्तानी व्यापारी थे, उनको शाही राजकोष में से 20 लाख टके की क्या धनराशि दी गई और आदेश दिया गया कि वे सभी स्थानों से कीमती सामान सराय अदल पहुंचाए। यानी कि दोस्तों सराय अदल का अर्थ हुआ कपड़ों का बाजार। कपड़ों के बाजार में मुल्तानी व्यापारियों को 20 लाख टके राजा के द्वारा दिए गए, अलाउद्दीन के द्वारा दिए गए, और धनराशि तो दी गई तथा इस धनराशि को उन्हें आदेश दिया गया कि वे सभी स्थान से कीमती सामान सराय अदल पहुंचाए, है ना, इस प्रकार से आदेश दिया। इसके बाद में कपड़ा बाजार को नियंत्रित करने के लिए दीवान ए रियासत नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। कपड़ा बाजार को नियंत्रित, जैसे कि वहां पर खाद्यान्न बाजार हुआ करता था तो खाद्यान्न बाजार के लिए सोहना को नियुक्त किया जाता था, तो इसी प्रकार से कपड़ा बाजार के लिए कपड़ा बाजार होता था ना, तो उसमें नियंत्रण करने के लिए, निगरानी रखने के लिए दीवान ए रियासत नामक अधिकारी को नियुक्त किया गया। और सुल्तान ने आदेश दिया कि कीमती वस्त्र तब तक न बेचे जाए जब तक कि दीवान ए रियासत ने अनुमति पत्र न दिया हो। यानी कि दोस्तों यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने ये तो बात बता दी कि दीवान ए रियासत कपड़ा बाजार का क्या होगा, मुखिया होगा, अधिकारी होगा, और साथ ही साथ में ये भी आदेश दिया कि कीमती वस्त्र, जो भी मूल्यवान वस्त्र है, वो तब तक न बेचे जाए जब तक कि दीवान ए रियासत से अनुमति पत्र, यानी कि जो कपड़ा बाजार का अधिकारी हुआ करता था ना, दीवान ए रियासत, इससे अनुमति लेनी पड़ती थी। इस दीवान ए रियासत अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती थी कि ये कपड़ा मैं ले रहा हूँ, ये महंगा कपड़ा है और मुझे ये चाहिए, तब उसको बेचा जाता था। ऐसे ही नहीं बेचते, अनुमति पत्र न हो तब तक नहीं बेचा जाएगा, है ना। इस प्रकार से उसने आदेश भी दिए। इसके बाद में दोस्तों घोड़ों की व्यवस्था, घोड़ों और अन्य पशुओं का बाजार तो हुआ करते थे। अब घोड़ों और अन्य पशुओं का, जैसे कि किसी मेला हो गया या फिर कोई ऐसी दुकान हम सकते हैं या फिर कोई ऐसा विशेष स्थान है जहां पर घोड़ों को रखा जाता है और वहां से घोड़ों को बेचा जाता है और खरीदा भी जाता है, पशुओं को बेचा जाता है, पशुओं के मेले हो गए। इस प्रकार से तो घोड़ों और पशुओं का बाजार हुआ करता था। तो उसमें
सुल्तान ने घोड़ों तथा अन्य पशुओं के बाजार भी स्थापित किए। इस संबंध में निम्नलिखित कथन है, देखिएगा। प्रथम श्रेणी के घोड़े का मूल्य 100 से 20% तक है ना दोस्तों। घोड़े बहुत ही महंगे हुआ करते थे और प्रथम श्रेणी के यानी कि सबसे उच्च श्रेणी के जो भागने दौड़ने और समझदारी में घोड़े बिल्कुल माहिर हुआ करते थे, यानी कि प्रथम श्रेणी के जो घोड़े हुआ करते थे उसके मूल्य दोस्तों 100 से 200% हुआ करते थे। इसके बाद में द्वितीय श्रेणी के जो घोड़े हुआ करते थे उसके 80 से 90% के मोल के हिसाब से उसको बेचा जाता था। इसके बाद में तृतीय श्रेणी के घोड़े के मूल्य अगर बात करें तो 65 से 70% के रूप में तृतीय श्रेणी के घोड़े को बेचा जाता था। कितने में? 65 से 70% के रूप में। इसके बाद में दुधारू गाय का मूल्य 3 से 4%। दोस्तों दुधारू गाय हुआ करती थी, दुधारू गाय उसका मूल्य 3 से 4% और दुधारू भैंस का मूल्य 10 से 12% और अच्छी भेड़ या फिर बकरी का मूल्य 10 जीतल से 14 जीतल तक रखा गया। तो इस प्रकार के मूल्य दोस्तों घोड़ों और अन्य पशुओं दुधारू पशुओं के मूल्य भी उसने निर्धारित कर लिए थे। इसके बाद में दोस्तों वीडियो को बैक करके एक बार पुनः इसको देख ले। इसके बाद में सुल्तान ने बेईमान दलालों को कठोर दंड दिए। दोस्तों जो सुल्तान है अलाउद्दीन है, तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमान दलाल यानी कि जो धोखाधड़ी करते थे ग्राहकों के साथ में, तो उनको बिल्कुल कठोर दंड दिए। उन्हें व्यापारियों के साथ दूर के किलों में बंद कर दिया, यानी कि व्यापारियों के साथ में उसको दूर के किलों में बंद कर दिया बिल्कुल, क्योंकि लोगों के साथ में धोखाधड़ी करते थे इसलिए उसके विरुद्ध कठोर नियम बनाए इस प्रकार से। इसके बाद में दोस्तों थर्ड पॉइंट है, सुल्तान ने घोड़ा बाजार के निरीक्षण की व्यवस्था की। घोड़ा बाजार निरीक्षण की व्यवस्था भी सुल्तान ने की। घोड़ा बाजार है तो उस घोड़ा बाजार का निरीक्षण किया जाएगा, इस प्रकार की व्यवस्था की। प्रमुख घोड़ा दलालों को अपने घोड़ों के साथ प्रत्येक 40 दिन या 2 महीने के बाद सुल्तान के सामने परीक्षण के लिए उपस्थित होना पड़ता था। यानी कि दोस्तों सुल्तान ने जो घोड़ा बाजार निरीक्षण की व्यवस्था की उसमें प्रमुख घोड़ा दलालों को अपने घोड़ों के साथ प्रत्येक 40 दिन या फिर 2 महीने के बाद सुल्तान के सामने परीक्षण के लिए उपस्थित होना पड़ता था। जो भी घोड़ों का व्यापार करते हैं उनको, जैसे कि कोई अच्छा घोड़ा है, प्रथम श्रेणी का घोड़ा है, तो उसको जो दलाल हुआ करता था उस दलाल को 1 महीने में या फिर हम कह सकते हैं 40 या फिर 2 महीने कह दो, यानी कि 40 दिन या फिर 60 दिन, 40 दिन कहो या फिर 2 महीने के बीच में उस घोड़े का प्रशिक्षण राजा के द्वारा किया जाता था। तो उस दलाल को वहां पर जाना ही पड़ता था और सुल्तान यह देखता था कि प्रत्येक घोड़ा निश्चित मूल्य पर बेचा जा रहा है या फिर नहीं। दोस्तों अगर कोई घोड़ा 2 महीने पहले तो बिल्कुल प्रथम श्रेणी का घोड़ा था लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं करवाई तो घोड़ा पीछे रह गया, यानी कि अगर किसी व्यक्ति में प्रैक्टिस है तो वो किसी भी कार्य को कर सकता है। जैसे कि अगर किसी घोड़े को डेली दौड़ाया जाता है तो वो दौड़ लेगा, जितना चाहे पूरे दिन दौड़ सकता है घोड़ा, लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं करवाई जाएगी तो दोस्तों घोड़ा पूरे दिन नहीं दौड़ सकता, बिल्कुल कुछ एक मिनटों में वो रुक जाएगा यानी कि थक जाएगा। तो दोस्तों घोड़े के लिए प्रैक्टिस होना जरूरी। अगर घोड़ा दौड़ेगा नहीं, अच्छी क्वांटिटी का घोड़ा नहीं है, तो दोस्तों उसको अधिक मूल्य में कैसे बेच सकता है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी जो भी घोड़े के दलाल हुआ करते थे, घोड़ों को बेचने वाले हुआ करते थे, उस घोड़े के बेचने वालों को घोड़े लेकर बुलाता था। यानी कि वो घोड़ा है वो बिल्कुल जितना उसका रेट निर्धारित किया गया है, जैसे कि 100 से 150% में वो घोड़ा बिकता है, तो दोस्तों उस घोड़े की दोस्तों क्वांटिटी भी होनी चाहिए। वो घोड़ा दौड़ पाता है, वो घोड़ा कितनी छलांग मार पाता है, तो इस प्रकार की दोस्तों उसमें क्वांटिटी को चेक किया जाता था राजा के द्वारा। तो ये दोस्तों यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है। आगे हैं दास दासियों के बाजार। दास और दासियों के बाजार भी हुआ करते थे। इसको हम पढ़ते हैं किस प्रकार से दास और दासियों के बाजार। सुल्तान ने दास दासियों के बाजार भी निश्चित किए जो इस प्रकार हैं। सुंदर दासी का मूल्य। दोस्तों दास और दासियों को भी बेचा जाता था। देखिए सुंदर दासी हुआ करती थी तो सुंदर दासियों के मूल्य 20% से लेकर 40% इसका मूल्य था। सुंदर दासी का मूल्य। साधारण दासी का मूल्य 5% और 12%। बिल्कुल साधारण दासी है तो उसका क्या हो जाएगा मूल्य 5 से 12%। अत्यंत सुंदर दासी का मूल्य। दोस्तों अत्यंत सुंदर दासी है तो उसका मूल्य हो जाएगा 1000 से 2000%। बहुत ही महंगी हुआ करती थी। दोस्तों दासियों और दासों को भी बेचा जाता था इस प्रकार, उसका भी बाजार हुआ करता था। दास या गुलाम का मूल्य। अगर कोई दास है या फिर
गुलाम, उसके अधीन कोई कार्य करता है, उसके प्रति कार्य करता है दास के रूप में, तो उसका मूल्य हो जाएगा 100 से 200% तक ही उसका माल मूल्य है वो निश्चित किया गया। दोस्तों दास दासियों के मूल्य इतने भी ध्यान रखने नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। दास दासी का मूल्य सुंदर है तो 20 से 40, साधारण है तो 5 से 12, इस प्रकार आप बिल्कुल उस हिसाब से एक बार देखोगे तो याद हो जाएंगे। इस प्रकार से तो कोई इतना इसमें डिफिकल्ट नहीं है। इसके बारे में बाजार नियंत्रण के लाभ। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण किया तो इसमें अलाउद्दीन को क्या फायदा मिला, इसको हम पढ़ते हैं। चलिए, बाजार नियंत्रण के लिए इसको फायदे मिले तो सुल्तान के उद्देश्य की पूर्ति हुई। दोस्तों बाजार नियंत्रण सुल्तान ने किया, अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण किया तो अलाउद्दीन को उसके जो उद्देश्य है उसकी प्राप्त हुई। पहले तो सैनिक आवश्यकता की पूर्ति हुई, आपको मैंने अभी पढ़ाया था। इसके बाद में देखिए, बाजार नियंत्रण योजना की सफलता के कारण सुल्तान अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा। वह कम खर्चे में विशाल सेना का गठन कर सका। यह पॉइंट दोस्तों अभी हमने पढ़ा था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण नीति को अपनाया तो इसमें सबसे अच्छा फायदा उसको सैनिकों की प्राप्ति हुई। अलाउद्दीन खिलजी के पास में सैनिक बहुत ही अधिक मात्रा में रखने पड़ते थे। अगर अधिक सैनिक होंगे तो किसी भी राज्य से वो लड़ सकता है, किसी भी राजा से लड़ सकता है। तो दोस्तों अधिक सेना होगी तो दोस्तों वो राज्य भी मजबूत होगा। तो अलाउद्दीन क्या करता था कि सेना के लिए एक सैनिक का बिल्कुल कम वेतन रखता था। तो अधिक सैनिक होंगे तो कम 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 यानी कि बिल्कुल कम खर्चा आएगा, तो कम खर्चे के साथ में सैनिकों को रखता था और सैनिकों के जो दैनिक जीवन की आवश्यकता होती थी उसको फ्री में यानी कि एक निश्चित मूल्य में, निश्चित टके के रूप में उसको बेचता था। यानी कि सैनिक जो भी आर्मी में लगा हुआ है, जो भी फौजी में लगा हुआ है, जो भी राजा के सैनिक टुकड़ी में लगा हुआ व्यक्ति है, तो उसकी दैनिक आवश्यकता की, जैसे कि गेहूं हो गया, जैसे कि बाजरा हो गया, तो उसका मूल्य बिल्कुल कम रहा करता था। इसलिए वो सैनिक है वो संतुष्ट रहा करता था। आप इसको अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। आगे हम दोस्तों आप चाहें तो वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है समर्पण के साथ में, तो इस वीडियोस को शेयर अपने जिगरी साथी सहपाठी के साथ में शेयर इसको जरूर करें, ठीक है ना। ताकि क्या है कि मैं भी मोटिवेट हूं और आपके लिए भी इसी प्रकार पूरी 1 वीक सीरीज को अच्छे तरीके से समझा सकूं। दोस्तों आपके लिए ही ये आप सभी के सामने वीडियोस पेश की जा रही है, लेकिन मेरा तो इसमें कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन आपके लिए आपके मांग के हिसाब से दोस्तों अनेक विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म पर कमेंट भी किया करते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझाए। दोस्तों इसी के उद्देश्य से आपके लिए ये वीडियोस पेश की जा रही है। और दोस्तों आपका रिएक्शन इस पर कमेंट के माध्यम से होना चाहिए और लाइक के माध्यम से होना चाहिए। दोस्तों बस यही तो मोटिवेट है आप लोगों का प्यार ही है, दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट ही है। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा। और अब हम बढ़ते हैं मंगोल आक्रमण से सुरक्षा। जो मंगोल आक्रमण हुआ करते थे उनसे सुरक्षा होती थी। देखिए बाजार नियंत्रण होगा तो सेना अधिक से अधिक मिलेगी, और सेना अधिक मिलेगी तो कहीं से भी मंगोल क्या आक्रमण करे, कहीं से भी आक्रमण हो तो दोस्तों वो झेल सकते हैं। दोस्तों ये एक फायदा हो गया कि मंगोल आक्रमण से सुरक्षा मिल गई। अपनी सैनिक शक्ति सेना के कारण अलाउद्दीन खिलजी मंगोल आक्रमण को विफल करने में एवं सीमांत की रक्षा करने में सफल हुआ। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की जो सैनिक शक्तिशाली सेना हुआ करती थी, तो इसीलिए वो मंगोल आक्रमण को विफल करने में और सीमांत को रक्षा करने में सफल हुआ। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद के अनुसार, एक विद्वान है डॉक्टर ईश्वर प्रसाद, ये क्या बताएं, ये क्या कहता है कि यह सुधार खूब सफल रहे। सेना को बढ़ती हुई शक्ति और निपुणता से मंगोल के आक्रमण से साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई और विद्रोही नरेश एवं सामंत वशीभूत हो गए। इसके बाद में दोस्तों जीवन स्तर में सुधार। देखिए अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण को लागू किया तो जीवन स्तर में, लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार आया। सुल्तान के बाजार नियंत्रण की योजना के फलस्वरूप जीवन की आवश्यक वस्तुएं सस्ती हो गई। जीवन की आवश्यक वस्तुएं सस्ती हो गई। बाजार नियंत्रण में एक सिस्टम हुआ करता था कि वस्तुओं का, खाद्यान्नों का या फिर किसी भी वस्तु का मूल्य निश्चित हुआ करता था। कोई भी व्यापारी अपने मन के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से उसकी क्वांटिटी, उसका मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता था। राजा कहता था कि इस वस्तु को इस
इसी टके के रूप में बस इतने में ही बेचना है तो बेचना है, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। तो दोस्तों जनता को, लोगों को बहुत ही अधिक फायदा मिलता था। तो इसीलिए सुल्तान की बाजार नियंत्रण की योजना के फलस्वरूप जीवन की आवश्यक वस्तुएं सस्ती हो गई। बिल्कुल दोस्तों, एक विद्वान है डॉक्टर एल श्रीवास्तव के अनुसार इस सुधारों के परिणाम स्वरूप अनाज, कपड़ा, अन्य वस्तुएं बहुत ही सस्ती हो गई और रहन सहन का खर्च भी कम लगभग स्तर का था, है ना। इसके बाद में इस प्रकार वस्तुएं सस्ती होने के कारण लोगों के जीवन स्तर में सुधार। बिल्कुल, अगर लोगों को वस्तुएं सस्ती मिलेगी, लोगों के साथ में लूटपाट कम होगी, तो दोस्तों लोगों के पास में पैसा बच जाएगा और उसी बचे हुए पैसों के साथ में वो अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेंगे और वो अपने जीवन स्तर को क्या करेंगे, बेहतर बनाएंगे। इसके बाद में दोस्तों बाजार नियंत्रण के दोष, अभी हमने पढ़ा बाजार नियंत्रण किया तो क्या क्या फायदे मिले। अभी हमने पढ़ा ना कि बाजार नियंत्रण के लाभ फायदे अभी हमने पढ़े, लेकिन अब हम पढ़ेंगे बाजार नियंत्रण किया तो क्या क्या नुकसान हुआ, उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, पहला तो दोस्तों बाजार नियंत्रण किया तो दोष यानी कि नुकसान हुआ, वाणिज्य तथा व्यापार को आघात पहुंचा। वाणिज्य और व्यापार को बिल्कुल आघात पहुंचा। कैसे? सुल्तान की कठोर दंड व्यवस्था के कारण व्यापारियों में तीव्र असंतोष था, उन्हें नाम मात्र का मुनाफा मिलता था। यानी कि दोस्तों सैनिक व्यापार तो करते थे लेकिन उनको मुनाफा नहीं होता था, क्योंकि जितने में वो घोड़ा खरीदते थे उससे कुछ एक टका उसको मिलता था और बेच लिया जाता था। यानी कि अगर सैनिकों को फायदा हो, अगर कोई व्यापारी कोई चीज बेचे और उसको फायदा हो तो दोस्तों उसको मुनाफा मिलेगा उस व्यापारी को, लेकिन वो अपनी मर्जी से तो नहीं बेच सकता था, इसलिए राजा के कहे अनुसार बेचता था। तो दोस्तों उसको मुनाफा यानी कि जो पैसा मिलना चाहिए वो व्यापारी को नहीं मिलता था। ये इसका एक दोष था। उन पर अनेक प्रतिबंध लगे हुए थे, इनके कारण व्यापार तथा वाणिज्य को आघात पहुंचा, है ना। उस पर नियंत्रण लगे थे, बहुत ही दंड की व्यवस्था। दुकानदारों और व्यापारियों का असंतुष्ट होना, दुकानदारों और व्यापारियों का असंतुष्ट होना। दोस्तों ये राजा का मामला है और राजा नियंत्रण कर रहा है तो दुकानदार नाराज होंगे, व्यापारी नाराज होंगे, असंतुष्ट होना। सुल्तान के कठोर नियमों से दुकानदारों व्यापारियों में असंतोष था। सुल्तान को बाजार नियंत्रण की नीति से व्यापारियों की आय घट गई, परिणाम स्वरूप वे असंतुष्ट हो गए। यानी कि दोस्तों सुल्तान ने जो नियम बनाए तो उस नियम और नीतियों से व्यापारी बिल्कुल क्या हुए, आय घट गई, व्यापारियों की आय घट गई और वो असंतुष्ट हो गए। यही बिल्कुल वही बात है, आप लिख सकते हैं। इसके बाद में किसानों की दुर्दशा। देखिए किसानों की दुर्दशा कैसे हो गई। सुल्तान की बाजार नियंत्रण योजना से किसानों की दशा दयनीय होगी। यानी कि सुल्तान ने, अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण किया तो किसानों की दशा दयनीय होगी। किसानों को अपनी उपज का 50%, दोस्तों यही बात है, 50% कर के रूप में देना पड़ता था तथा शेष अनाज व्यापारियों को सस्ते मूल्य में बेचना पड़ता था। इससे उसकी आर्थिक स्थिति बेचैनीय, शोचनीय हो गई थी। यानी कि दोस्तों पहली बात तो भूमि कर के रूप में कोई भी, जैसे कि 100 बोरी अगर अनाज हुआ उसमें से 50 बोरी तो भूमि कर के रूप में वो राजा ले लिया करता था, यानी कि राजस्व अधिकारी ले लेते थे। और जो 50 बोरी उसके पास में, किसान के पास में बचती थी, वो किसान अपने घर में नहीं रख सकता था और वो उसको बेचना पड़ता था, उसी समय बेचना पड़ता था, वो स्टोर करके नहीं रख सकता जिस प्रकार से आज करते हैं। तो वो 50 बोरी पीछे बचती है तो उसको भी बिल्कुल सस्ते मूल्य में व्यापारियों को बेचना पड़ता था और आर्थिक स्थिति इसी प्रकार शोचनीय होती गई। आगे हम पढ़ते हैं राज्य कर्मचारियों में असंतोष। राज्य कर्मचारी है ना, उसमें असंतोष था। देखिए बाजार नियंत्रण के कठोर नियमों से राज्य कर्मचारियों में असंतोष था। उन्हें साधारण गलती पर कठोर दंड दिया जाता था। बिल्कुल साधारण गलती होती थी तो भी कठोर दंड कर्मचारियों को देते थे। इसके बाद में अस्थायी योजना यानी कि बाजार नियंत्रण की योजना अस्थायी सिद्ध हुई। अलाउद्दीन के बाजार संबंधी नियमों उसके साथ समाप्त हो गई। दोस्तों बाजार नियंत्रण की योजना अस्थायी सिद्ध हुई, यानी कि ज़्यादा देर तक नहीं टिकी।
अलाउद्दीन के बाजार संबंधी नियमों उसके साथ ही समाप्त हो गए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का शासन जब तक रहा तब तक बाजार नियंत्रण नीति चली, इसके बाद में खत्म हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के अधिकारियों में इस योजना को लागू करने का सामर्थ्य नहीं था, यानी कि दोस्तों इस अलाउद्दीन खिलजी राजा था तब तक तो वो बाजार नियंत्रण चली, लेकिन अलाउद्दीन के बाद में वो नहीं चली, यानी कि वो क्या हो गया, सामर्थ्य, अन्यों में सामर्थ्य नहीं था। इसके अलावा यह योजना सिर्फ दिल्ली में ही लागू की गई, संपूर्ण साम्राज्य में नहीं लागू की, यानी कि दिल्ली में तो ये अलाउद्दीन ने लागू की, लेकिन अन्य राज्यों में अन्य राजाओं ने ये नीति, बाजार नियंत्रण नीति को लागू नहीं किया था। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति को पढ़ा। बाजार नियंत्रण नीति को अच्छी तरीके से कंप्लीट पढ़ा, आपको समझ में भी आया होगा। और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियोस पर, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर आप सभी के लिए एक बार पुनः पेश हूँ। देखिए दोस्तों, अगली क्लास हमारी रहेगी अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासकीय सुधार।